दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति को समझ पाना शायद बीजेपी के बस में है ही नहीं। बीजेपी अपनी राजनीति दिल्ली से साधती है, उत्तर प्रदेश में वह संभल संभल कर चलती है, लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते वो डगमगाने लगती है, क्योंकि इस दौर में उसने बीजेपी और संघ की राजनीति का जो भी पाठ पढ़ा होता है उसे वह बिहार की जमीन पर उतरते हुए बार बार देखना चाहती है और बार बार वह असफल होती है। एक वक्त गोविंदाचार्य जब उत्तर प्रदेश और बिहार में घूम रहे थे तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का वक्तव्य संघ के भीतर दिया और बीजेपी को भी समझाया किस रास्ते उसे बढ़ना चाहिए। बीजेपी तो नहीं समझ पाई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर में एक बात समझ गए कि जो सोशल इंजीनियरिंग से उपजी हुई राजनीति है उसे साथ में ले लिया जाए, और 2005 में नीतीश कुमार को आगे कर दिया गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। तब से लेके आज तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी क्या खुश हो सकती है कि 2005 में उसने साथ दिया था और आज भी वही शख्स मुख्यमंत्री है? 2025 की कहानी कुछ और हो चली है, क्योंकि अमित शाह जो कि सियासी बिसात को बिछाते हैं और चुनाव में अपने अनुकूल बिसात को करने के लिए तमाम चालें चलते भी हैं। और बीते 2 दिनों में बिहार की यात्रा के दौर में वह गोपालगंज भी पहुंचे और पटना में भी रहे, मीटिंगों का दौर भी रहा। लेकिन जिस वक्तव्य के आश्रय अपने कदम बीजेपी ने अमित शाह के शब्दों के आश्रय आगे बढ़ाए, वहां तो वह चूक गए, क्योंकि ट्रेनिंग बिहार की राजनीति को लेकर शायद बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता तो छोड़ दीजिए, जो उनके अपने सलाहकार हैं या जो भाषण लिखते हैं, वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एंट्री कैसे होगी जहां से सत्ता अपने अनुकूल हो जाए और अपने बूते सत्ता में आ सके। तो एक राजनीतिक प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नीतीश कुमार का किया गया। दूसरा राजनीतिक प्रयोग 2025 में क्या बीजेपी चिराग पासवान के जरिए करने जा रही है? क्योंकि अपने बूते तो उसके बस में है नहीं, यह बात वो जान चुकी है। और अगर बीजेपी की राजनीति में हिंदुत्व शब्द को आप लेकर आते हैं और राजनीति में धर्म को सामने खड़ा करके वोटों के ध्रुवीकरण की सोचते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नीतीश कुमार कुछ इसी तर्ज पर उंगली उठाते थे जैसे आज चिराग पासवान उठा रहे हैं। राजनीति का पूरा फलसफा बिहार के चुनाव के वक्त उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घुमड़ता है जो जानते हैं कि वोट बैंक कहां पर है, जो जानते हैं कौन सा वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है, जो जानते और समझते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति और सोशल इंजीनियरिंग ये पाठ अगर आपने नहीं पढ़ा और इसके जरिए अगर माइनॉरिटीज यानी मुस्लिमों को नहीं समझा तो फिर आप राजनीति कर नहीं पाएंगे। और इस राजनीति के भीतर कहीं आप विकास को खोजें, कहीं आप स्वास्थ्य सेक्टर को खोजें, कहीं आप एजुकेशन को खोजें, तो चुनाव में आपको हार मिलनी तय है। क्योंकि बिहार का अपना सच यह है कि हर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को शक से इसलिए देखता है क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे खड़ा है। उसकी लड़ाई पेट को लेकर है, उसकी लड़ाई हर दिन की है, उसकी लड़ाई आने वाले वक्त में उस नेता के इर्द गिर्द घुमड़ेगी ही जो नेता सत्ता में आकर उसके अनुकूल एक स्थिति को ठीक करने की सोचेगा। और यह जाति आधार पर इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि जातीय राजनीति के भीतर भी जो उसकी अपनी संस्कृति और अपना समाज है वो शायद बीजेपी समझ नहीं पाई। इसीलिए इस दौर में बिल्कुल नायाब प्रयोग आपको बिहार की राजनीति में दिखाई देने वाले हैं। 3 सवाल बड़े हैं। पहला सवाल, एनडीए के भीतर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? दूसरा सवाल, इन सीटों पर लड़ने की परिस्थिति में क्या वाकई महाराष्ट्र के कैलकुलेशन की तर्ज पर बिहार की राजनीति भी चलेगी, जहां बीजेपी चुनाव परिणाम के बाद सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर भी रहे और
बिना नीतीश कुमार के सत्ता में आने की उसकी ताकत भी रहे? तीसरा सवाल, इस दौर में क्या वोट ट्रांसफर किसके पक्ष में ज्यादा हो पाएगा, और जिसके पक्ष में हो पाएगा बीजेपी उसके साथ किस तरीके का राजनीतिक सलूक करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके ठीक समानांतर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव या कहें आरजेडी, वह जिस मुहाने पर खड़ी है उसके वोट बैंक को कम किया नहीं जा सकता है, उसकी सीटों को बहुत ज्यादा कम किया नहीं जा सकता है। सवाल यह है कि उसके साथ खड़े कांग्रेस और सीपीआई एमएल, उनके वोट बैंक और सीटों में कितना इजाफा होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या आरजेडी यानी तेजस्वी यादव अपनी शर्तों पर इस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि यह चुनाव बहुत सीधे सीधे तरीके से आमने सामने वाला है। यानी इस दौर में आपको कहीं कोई तीसरा फ्रंट बिल्कुल नजर नहीं आएगा, और वह कहीं दिखाई देने की कोशिश भी करेगा तो वह गायब हो जाएगा। तो आइए पहले सवाल से बात शुरू करते हैं। और पहला सवाल, बीजेपी देश भर में जिस राजनीति को परोसती है, उस राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि चिराग पासवान खुलकर खड़े हुए हैं। और इस खुलकर खड़े होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि वक्फ बिल जो आने वाला है अब वो नहीं आएगा या बिहार चुनाव के बाद आएगा, उसके परिणामों को देखकर आएगा। सवाल यह है कि इन सब के बीच राजनीति का धर्म से क्या नाता और धर्म का राजनीति से क्या नाता, ये पाठ अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति को समझ बूझ कर पढ़ाते रहे, और वो जानते हैं कि हर दौर में उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान माना है, यानी एक ऐसी भूमिका में वो खुद को लाकर खड़े कर चुके हैं जहां पर नीतीश कुमार का जितना भी वोट फिसले वह एलजेपी के पास आ जाए। मुस्लिम तबके के भीतर से जो भी आवाज यह सोचकर उठे कि वह किसे जिताएं जो उनके अनुकूल बिहार की राजनीतिक सत्ता को लाकर खड़ा कर सके, तो क्या वह चिराग पासवान होंगे? आश्चर्य लग सकता है, लेकिन आइए शुरुआत में उन्हीं की बात से बात को शुरू किया जाए। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दे, और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। चिराग पासवान जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इन बातों का जिक्र एक वक्त नीतीश कुमार जरूर किया करते थे। गुजरात दंगों की कुछ तस्वीरें चुनाव के वक्त में जब भागलपुर की गलियों में चस्पा की गई, तो उस वक्त नीतीश कुमार ने खुले तौर पर कहा था, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वो संदेश बीजेपी के लिए था, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। और बिहार की राजनीति के भीतर का सच यह है कि अगर चिराग पासवान को लेकर आप परीक्षण शुरू करें, तो फिर ध्यान दीजिए, चिराग पासवान अपने बूते 2020 का चुनाव लड़ते हैं। सिर्फ एक सीट मिलती है उनको विधानसभा की, और तकरीबन 5.5% वोट मिलता है। लेकिन लोकसभा चुनाव यानी 4 बरस के बाद लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी के हिस्सेदारी के साथ खड़े होते हैं, यानी सहयोगी दल होते हैं। उनके वोट परसेंट में 1% की बढ़ोतरी होती है, 5.5 से 6.5% पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर लोकसभा सीटों में जहां जहां उनकी पार्टी की बढ़ोतरी रही, उन सीटों को अगर आप गिनेंगे तो 31 सीटों पर आपको एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की वह आपको आगे दिखाई देगी। यानी एक सीट पर विधानसभा जीतने वाला शख्स 31 सीटों पर लोकसभा चुनाव में आगे नजर आता है, और 1% वोट उसका बढ़ता है। यह मैसेज
वोटरों के ट्रांसफर का है, वोट के उस ट्रांसफर का है जिसमें क्या वाकई हनुमान के पक्ष में बीजेपी का वोटर खुलकर आया और राजनीतिक तौर पर निशाने पर नीतीश कुमार को लेने वाले चिराग पासवान के पक्ष में नीतीश कुमार के वोट उस रूप में शिफ्ट नहीं हुए, बीजेपी के हुए। क्योंकि उस दौर को अगर आप याद कीजिएगा तो जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट थी। इसमें 2 ही सीट ऐसी थी जो कि सुरक्षित थी, हाजीपुर और समस्तीपुर की। और इन तमाम जगहों पर जो मुस्लिम वोटर थे वह 10 से 12% के बीच में थे। लेकिन बिहार की एक दूसरी हकीकत है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हो, नीतीश कुमार की अल्पसंख्यकों से किया गया वादा हो, एक सेकुलर छवि के तौर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी हो, लेकिन इस बार सब कुछ डगमगा गया क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की खामोशी, जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी के साथ खड़े होकर सिर्फ बीजेपी के जरिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताने की सोच में ही चीजें अटक गई। इसीलिए हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल वो लेटर क्या कहता है, जिस लेटर के जरिए यह बताया गया था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में वह लोग नहीं आएंगे। उस पत्र को हासिल किया गया हमारी टीम के जरिए कि दरअसल कौन लोग थे जो बायकॉट कर रहे थे और बायकॉट करने के पीछे वजह क्या थी। उस पत्र की एक प्रतिलिपि हमारे पास है। दरअसल जिस वक्त इफ्तार पार्टी 1 हफ्ते पहले नीतीश कुमार ने दी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलेमा हिंद, जमीयत अहलिय हदीस, इमारत-ए शारिया, जमाले इस्लामी हिंद, खानका मुजाबिया और खानका रहमानी, इसने दावते इफ्तार जो 23 मार्च को थी उसका बायकॉट कर दिया। क्यों किया? उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया नीतीश कुमार को कि दरअसल सत्ता में सेकुलर सरकार के बारे वादे के साथ आप आए थे कि आपकी सरकार सेकुलरिज्म के रास्ते चलेगी। आप डगमगा गए। आपने कहा था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा कर रहे हैं, आप डगमगा गए और बीजेपी के साथ खड़े होकर आप उस वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं जो पूरे तरीके से इलॉजिकल और असंवैधानिक है। तो फिर यह तो वादा खिलाफी हुई ना, इसीलिए हम नहीं आएंगे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकला, क्या बिहार की राजनीति में जो मौजूदगी नीतीश कुमार की बरसों बरस के साथ बीजेपी के साथ रही वो घटते घटते 43 सीटों पर तो आ गई और उसके वोट परसेंटेज भी पिछली बार सबसे कम थे। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 43 सीटों पर, वोट परसेंटेज था 15.39। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो फिर 3% वोट जनता दल यूनाइटेड के बढ़ जाते हैं और 43 विधानसभा सीट अगर 220 में हासिल वो करती है 2020 के चुनाव में, वही जनता दल यूनाइटेड जितनी सीटों पर आगे रहती है वो सब मिलाइएगा तो लगभग विधानसभा की 72 सीटें ऐसी नजर आती है जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आगे हैं। और लोकसभा का चुनाव बिहार को लेकर नहीं हो रहा है, वो दिल्ली को लेकर हो रहा है। यानी जब तय था कि यह चुनाव पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर जो समझौता और गठबंधन था उसमें बीजेपी का वोट भी नीतीश के पक्ष में पड़ता है और वोटिंग परसेंटेज 18.5% हो जाता है और 72 विधानसभा पर वो आगे नजर आती है। यहीं पर बड़ा सवाल फंसा हुआ है। क्या वाकई इस चुनाव में जो टिकटों का वितरण होगा आपस में, कुछ इस तर्ज पर बीजेपी अब चाहती है कि हर हाल में लगभग 40 से 50 सीट के बीच में चिराग पासवान भी चुनाव लड़ जाएं। 30-31 विधानसभा सीटों पर तो वह लोकसभा में आगे थे, अपने बूते लड़े तो 1 सीट थी, लेकिन अब तो वो गठबंधन के साथी हैं, 5 सांसद हैं और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की स्थिति में उसके 12 सांसद हैं, यानी लगभग 60% ज्यादा हैं। आप कह लीजिए उसके 5 हैं, इनके 12 हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी अगर 72 सीटों पर आगे थी तो 31 सीटों पर तो चिराग पासवान भी आगे थे। यह एक नया समीकरण है राजनीतिक तौर पर कि अगर जनता दल यूनाइटेड के वोट कम हों
खास तौर से तब जब यह सवाल बड़ा हो चला है कि नीतीश कुमार की तबीयत शायद मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाने की अब आने वाले वक्त में हो ना पाए। और यह सवाल कोई बाहरी नहीं उठा रहे हैं, राजनीति की विरासत संभाले हुए बीजेपी के नेताओं की कतार हो, जनता दल यूनाइटेड के भीतर की फुसफुसाहट हो, आरजेडी खुले तौर पर कह रही हो और चिराग पासवान ज्यादा कमेंट करने से बच रहे हो। इन परिस्थितियों को अगर आप समझें तो अगला सवाल यह भी आएगा, क्या वाकई नीतीश कुमार जिस राजनीति को साध रहे हैं उसमें जिक्र वह मुस्लिमों का क्यों कर रहे हैं? उसमें जिक्र 2005 का वो क्यों करना चाहते हैं? उसमें जिक्र वह बार बार अब ये क्यों कहते हैं कि 2 बार पलट गए अब नहीं पलटेंगे? उन्हीं की बातों को अमित शाह की मौजूदगी में एक क्षण के लिए सुन लीजिए, तब इस राजनीति के अलग अलग पेच समझ में आने शुरू होंगे। अब हमारी सरकार तो आप जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था, ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। तो 2005 और 2025 यानी 20 बरस का यह पूरा सफर राजनीतिक तौर पर पिछले चुनाव में नीतीश कुमार सबसे कम वोट परसेंटेज, सबसे कम सीट, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो ताकत मिल जाती है, यानी बिना बीजेपी को साथ लिए नीतीश कुमार नहीं चल पाएंगे। यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है, अगर नीतीश कुमार नहीं चल पाएंगे और नीतीश कुमार को लेकर वह राजनीति अब खत्म हो चली है, तो क्या बीजेपी को अब नए तरीके से चिराग पासवान की तरफ देखना पड़ रहा है? बीजेपी की अपनी परिस्थिति से पहले एक क्षण के लिए बिहार की उस राजनीति को भी समझ लीजिए, जहां पर जो हिंदू मुस्लिम का जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? बिहार में किशनगंज एक ऐसी जगह है जहां पे 68% मुस्लिम वोटर है, कटिहार में 43% मुस्लिम वोटर है, अररिया में 42% मुस्लिम वोटर है, पूर्णिया में 38% मुस्लिम वोटर है। जो किशनगंज कटिहार का इलाका है वहां पर AIMIM ने भी 5 सीटें पिछली बार जीत ली। लेकिन क्या इस बार संभव है, जब राजनीति बड़ी सीधी और तीक्ष्ण हो चली है? यानी मुस्लिम वोटर के सामने एक सवाल है, अगर AIMIM के उम्मीदवार को उसने जिता भी दिया तो ना तो वह उधर खड़ा है ना इधर खड़ा है, ना सत्ता में है ना विपक्ष में है, तो उसकी राजनीति सिवाय इसके कि मुस्लिमों को यह आसरा दे कि दरअसल उनकी नुमाइंदगी करने वाला उनके समाज के भीतर का शख्स है। लेकिन बिहार की राजनीति इस तरीके से सोचती नहीं है, क्योंकि यह हैदराबाद वाली रईसी बिहार के भीतर नहीं है। बिहार बड़ी गरीबी और मुफलिसी में जी रहा है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है, किसानों की हालत बद से बदतर है। बिहार में बड़ा किसान भी हरियाणा पंजाब में जाकर मजदूर हो जाता है, वो कर्नाटक भी चला जाता है मजदूरी करने के लिए। और इन परिस्थिति के भीतर अगर 38 से 68% के बीच में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया है, तो जरा सोचिए कि 20 से 25% के भीतर में दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का हिस्सा आता है, जहां पर सीधे तौर पर अगर यादव और दलित वोट बैंक अगर नहीं बटा तो बीजेपी का सुपड़ा साफ, जेडीयू का सुपड़ा साफ,
और चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल। इसीलिए हमने शुरू में बताया चिराग पासवान को यह सब कहने की ताकत कहां से आ रही है। जाहिर है वो एक सियासी जमीन खड़ी की जा रही है, क्योंकि इससे हटकर अगर आप ध्यान दीजिए तो 17-18% तो सुपौल, गोपालगंज, मधुबनी, भागलपुर में भी मुस्लिम वोटर है, और वहां पर भी समीकरण यादव और दलितों को लेकर अगर बिल्कुल एक मुश्त खड़ा हो जाए तो एक झटके में बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। और इन सब के बीच अब कांग्रेस जो धीरे धीरे फन काढ़ रही है और राजनीतिक तौर पर अपनी पहल को अपनी ताकत के हिसाब से दिखाना चाहती है, क्या वह अपने बूते तो संभव नहीं है, लेकिन बड़ा सहयोग क्या कर पाएगी आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में? यहां पर एक सवाल बीजेपी का जरूरी है बताना। हमने शुरू में ही जिक्र किया कि दरअसल बीजेपी बिहार की राजनीति को समझ क्यों नहीं पाती है। मसलन नीतीश कुमार के साथ या मशक्कत राजनीतिक तौर पर करते हुए 2 दिनों तक अमित शाह बिहार में रहते हैं, गोपालगंज में जाकर निशाने पर खुले तौर पर लेते भी हैं लालू यादव को और आरजेडी को, लेकिन जब उनके भाषण का स्वरूप नजर आता है तो लगता ऐसे है जैसे कृषि मंत्रालय का कोई मंत्री आया या फिर वहां का कोई ब्यूरोक्रेट है जो भाषण दे रहा है, और बिहार के भीतर का किसान मजदूर शायद विकसित हो चला है। हमें लगता है इस हिस्से को जरूर सुनिए, तब समझ पाएंगे कि बीजेपी की राजनीतिक चूक बिहार को लेकर क्यों बड़ी है और क्यों उसे राजनीतिक समझ बिहार को लेकर नहीं है, क्योंकि अमित शाह भाषण दे रहे हैं। किसानों का एक एक दाना मक्का आज भारत सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। दलहन का एक एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम हो गया है। बिहार आज देश में लीची, मशरूम और मखाना में नंबर 1 पर है, मक्के में दूसरे नंबर पर है, मसूर दाल और शहद में तीसरे नंबर पर है, मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है, और गेहूं और चावल में 6ठे नंबर। आप ही नहीं, बिहार का हर वोटर शायद ठहाके लगाएगा। जो भाषण अमित शाह ने मक्का, दलहन, गेहूं, चावल, लीची, मखाना और ना जाने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि बिहार के भीतर जिस पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के भीतर जो चीनी मिलों का जिक्र भी कर रहे हैं अपने तौर पर, उसका जिक्र तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के वक्त किया था। 11 बरस तो हो गए, मिलें नहीं खुली। तो सियासी तौर पर बीजेपी हर बार चकमा अपने आप से खाती है, उसको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत है नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आरजेडी और नीतीश कुमार, या कहें नीतीश कुमार और लालू की राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू की विरासत को लेकर तेजस्वी सामने खड़े हैं, नीतीश की विरासत को लेकर चिराग पासवान को बीजेपी खड़ा कर रही है, या फिर मान लें कि चिराग पासवान खड़े हो रहे हैं कुछ उसी तर्ज पर। यह वाकई महत्वपूर्ण मोड़ बिहार की राजनीति के लिए है, क्योंकि बिहार के भीतर तेजस्वी यादव अपने बूते पिछली बार सत्ता में आते 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 रह गए, एकदम मुहाने पर आकर खड़े हो गए। तो और एक वक्त याद कीजिए, जब काउंटिंग हो रही थी तो रात के 11-12 बजे तक यही लग रहा था कि कौन 125 सीटें ले जाएगा। 125, 123, 120, 121 पे चीजें अटकी हुई थी, और आखिरी क्षणों में एनडीए जीत गया, 125 सीट ले गया। महागठबंधन 110 पर अटक गया, लेकिन उसमें 25 से 30 सीटें ऐसी थी जिसके मार्जिन ऐसे थे जो सही मायने में डीएम पर निर्भर करते हैं। यह सारी किस्सा गोई को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और नए वक्त की परिस्थिति में जरा चलिए। बिहार में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी दुगने भारी पड़ते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो तेजस्वी की तुलना में नीतीश कुमार दुगने भारी पड़ते हैं, क्योंकि विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड का 43 सीटों का जीतना और तेजस्वी का 75 सीटों को जीतना, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का 12 सीटों को जीतना और आरजेडी का 4 सीटों को जीतना। यह मैसेज है कि जो 75 विधानसभा पे
तेजस्वी आगे विधानसभा चुनाव के वक्त रहते हैं, लोकसभा चुनाव में वो घट जाता है और वो घटकर लगभग 25 सीटों पर आ जाता है। यानी अगर लोकसभा को सीटों के दायरे में विधानसभा का परीक्षण कीजिएगा जो 2024 के चुनाव है, तो उसमें अपने तौर पर 183 सीटों पर एनडीए आगे रही और 60 सीटों पर गठबंधन आगे रहा। ये अंतर है, लेकिन इन सब के बीच ताकत बीजेपी की असफलता से तेजस्वी को मिलती और तेजस्वी सीधे तौर पर निशाना भी दिल्ली को बनाते हैं और निशाने पर उस राजनीति को साधना चाहते हैं जहां वोट का ट्रांसफर जनता दल यूनाइटेड से निकलकर चिराग पासवान या बीजेपी के हक में नहीं जाए, वह आरजेडी के हिस्से में आए। इसीलिए निशाने पर दिल्ली है। चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। तेजस्वी यादव की ताकत उसके अपने वोटर हैं और उन वोटरों की तादाद लगभग 22-23% है। यानी लोकसभा चुनाव में भी सीटें चाहे न जीत पाए, लेकिन 22-22.5% यानी 22.5% इतने वोट तेजस्वी को मिलेंगे ही। और लोकसभा चुनाव से हटकर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वह 23% वोट आ ही जाएंगे। यह स्थिति नीतीश की नहीं है, यानी नीतीश का कमजोर होना, लालू की विरासत को संभाले हुए तेजस्वी का आगे बढ़ना, नीतीश कुमार की कमजोरी का लाभ चिराग पासवान को कैसे मिल जाए उस दिशा में बीजेपी का काम करना, और अपने तौर पर बीजेपी की राजनीति समझ ना पाएं कि दरअसल दिल्ली की राजनीति से बिहार चलाएं या उत्तर प्रदेश की सियासत के आसरे उसी सियासत को बिहार में आगे बढ़ाएं। यह चूक दर चूक बिहार को लेकर बीजेपी करती चली आई है। इसीलिए इस चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और चिराग पासवान की जोड़ी और तेजस्वी के बीच है। अभी कांग्रेस खड़ी हुई नहीं है दोनों पांव पे। कन्हैया कुमार घूम जरूर रहे हैं, उसी तर्ज पर घूम रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर घूम चुके हैं। लेकिन हमने शुरू में ही कहा, बिहार की राजनीति में जो लहरें उठती है उसमें आने वाली लहरों को जो गिन ले और लौटती हुई लहरों को समझ ले, वह बिहार की राजनीति को समझ जाएगा। बीजेपी समझ नहीं पाई, कन्हैया और प्रशांत किशोर बहुत ऊपर से दूरबीन लगाकर देख रहे हैं। उन लहरों के आने जाने के बीच लालू और नीतीश कुमार ने बड़ा संघर्ष किया है। शायद इसीलिए इस संघर्ष के प्रतिफल से क्या वाकई चिराग पासवान एक नई राजनीति के साथ उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्र के लिहाज से, रामविलास पासवान के बेटे के लिहाज से, बीजेपी का शिफ्ट होने के लिहाज से और खुद अपनी उस राजनीतिक समझ के लिहाज से, यानी आखिर में मुकाबला चाहे अनचाहे चिराग और तेजस्वी के बीच होना तय है। सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।